परम पूज्य गुरु जी श्री अरविंद अंकुर जी को कोटि कोटि प्रणाम। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरु जी, आज के प्रश्न है, बांग्लादेश में जनता इतनी बेचैन क्यों हुई है? अपने ही लोगों की जाने क्यों ले रही है? संसद भवन की चीजें जो उनकी ही है घर पर क्यों ले जा रही है? वे आखिरी में क्या चाहती है? प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत सरकार से मदद क्यों नहीं मांग रही है? बांग्लादेश को भारत सरकार में विलीन करने का प्रस्ताव क्यों नहीं दे रही है? ऐसा प्रस्ताव आया तो वहां न्याय की स्थापना कैसे की जा सकती है? इसे कितना समय लग सकता है? इस स्थिति में चाइना और पाकिस्तान को नियंत्रण में कैसे लाना चाहिए? क्या भारत सरकार ने स्वयं उचित कदम बांग्लादेश वासियों को, जो मूल भारतीय ही है, सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में तुरंत कदम नहीं उठाने चाहिए? न्याय धर्म सभा की इस गंभीर समस्या सुलझाने में क्या नीति है? क्या वर्णाश्रम व्यवस्था बांग्लादेश में लागू की जा सकती है? कैसे? कृपया विस्तार से बताएं। प्रणाम गुरु जी। ये प्रश्न मैंने पूछा था सन्यासी डॉक्टर अशोक, और इसी विषय में रुपेश जी ने हरिद्वार से प्रश्न पूछा है, किसी भी देश में होने वाले आंदोलन क्या वास्तव में उस देश की जनता द्वारा किए जाते हैं या जनता का केवल प्रयोग किया जाता है? क्योंकि अब तक हजारों आंदोलन हो चुके हैं, आंदोलन करने वाले सत्ता में भी आ जाते हैं, लेकिन जनता की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। बांग्लादेश में हुए तख्ता पालट में शामिल जनसमूह अब अपने ही देशवासियों के विरुद्ध सांप्रदायिक हिंसा कर रहा है, जबकि आंदोलन तो सरकार और उसकी अन्यायशील नीति के विरुद्ध था और आंदोलन करने वाले सत्ता में भी आ गए। तो अब ये हिंसा किस कारण से है? क्या वास्तव में हिंसक आंदोलन से समाज में न्याय स्थापित हो सकता है? भारतीय सरकार और समाज को इस बांग्लादेश के कांड से क्या सबक लेना सीखना होगा कि भारत में इस तरह की त्रासदी ना हो? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। धन्यवाद गुरु जी। स्वागत है। दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर साहब और रुपेश जी ने बांग्लादेश में मची अफरा तफरी को लेके बहुत लंबे लंबे प्रश्न उठाए हैं, और प्रश्न दोनों ने बड़ी सफाई से पूछा है कि उसमें कहीं ये नहीं प्रश्न में आ पाया कि वहां के मुसलमान लोग हिंदू को मार रहे हैं, और वहां पे मुसलमानों में दो तबका है। एक जो अभी पढ़ा लिखा तबका जो शासन सत्ता में था, और एक जो वहां थे उनका ट्रेडिशनल तबका है जो इस आंदोलन को छेड़ रहा है। ये बातें उन दोनों ने बड़ी सफाई से दरकिनार करके और प्रश्न उठा लिया है, पूछ लिया है। समस्या दरअसल ये उठा क्यों रहे हैं, ये बात हम बोल क्यों रहे हैं ऐसा कि दोनों ने सफाई से पूछा, क्योंकि समस्या यही वाली है। वहां आपको दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश में ये कोई राजनीतिक समस्या है। ये जो तख्ता पलट भी राजनीतिक हुआ है उसमें भी राजनीतिक नहीं है। ये राजनीतिक समस्या ही नहीं है। अगर ये प्रश्न ऐसा पूछा गया होता कि वहां के मुसलमान अब वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को क्यों मार रहे हैं, तो ये बात ज्यादा समझ में आती लोगों को। जी। उस प्रश्न से ही स्पष्ट हो जाता कि ये मामला सामाजिक है।
राजनीतिक नहीं है, समस्या सामाजिक है। और जो आपने प्रश्न रखा कि वो बांग्लादेश की शेख हसीना भारत के सामने क्यों नहीं रख रही है प्रस्ताव मदद के लिए जी अथवा बांग्लादेश को भारत में विलय के लिए क्यों नहीं रख रही, जब वो भारत का ही हिस्सा है। अभी अभी भारत से टूट के पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से दो अभी आजादी के समय अलग हुए और वो विफल हैं दोनों। भारत आगे बढ़ गया, अगर वो भारत के साथ ही होते तो भारत की सफलता का लाभ उनको भी मिल रहा होता। इसकी इकोनॉमी बढ़ती चली जा रही है और वो 50 ग्राम भी इसके सामने नहीं बचे हैं। तो इससे पता चलता है कि भारत में एक ही बिजनेसमैन के पास इतनी संपत्ति है कि वहां का पूरा पाकिस्तान बिक जाए। अकेले की एक बिजनेसमैन के अकेले की जीडीपी संभव है कि पाकिस्तान से ज्यादा हो, बांग्लादेश से ज्यादा हो। तो एक यहाँ के बिजनेसमैन के बराबर उनकी सारी जीडीपी नहीं है जितना कि एक आदमी की है। और ऐसे यहां पे 50 सैकड़ों सेठ टहल रहे हैं, उतने बिजनेसमैन। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के आर्थिक विकास के सामने उनका कहीं कोई वजूद ही नहीं है। ये डेवलपमेंट भी तेजी से हो रहा है, एजुकेशन हब बना जा रहा है, यहाँ की प्रतिभा बढ़ती चली जा रही है, यहाँ के लोग पूरी दुनिया के आईएएस आईपीएस बनते चले जा रहे हैं, तमाम उनके राजनीतिक क्षेत्रों में घुसे जा रहे हैं। अभी इंग्लैंड का ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन गया था, भारतीय है वो। अमेरिका में भी वही हाल हुआ जा रहा है। अभी इस बार संभव है कोई हिंदुस्तानी बन जाए, वहां का भी राष्ट्रपति चल रहा है एक। तो पूरी दुनिया में हर जगह प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भारत का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। आईटी फील्ड पूरी हिंदुस्तानियों के ही प्रतिभा और परिश्रम पर आधारित है। सुंदर पिचाई जैसे लोग, वो सब आईटी कंपनियों के हेड हैं, सब भारतीय हैं। वास्तव में वो अलग होकर के बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत के समक्ष अपना सौभाग्य खो दिए। जिससे तुम जुड़े रहते हो उसके सभी विकास, उद्धार, उत्थान और उसकी प्रगति का सब लाभ राष्ट्र में जो शामिल है उसमें सबको होता है। समझदार राष्ट्र वो है जो अपने को किसी बड़े राष्ट्र से जोड़ देता है और कहता है कि हम उस राष्ट्र के नागरिक हैं। वास्तव में हमने अभी एक फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी अभी कुछ दिन पहले ही, इसी दुर्दशा को देखते हुए बांग्लादेश और पाकिस्तान की। हमने कहा कि देखो, ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है वो पूर्वी बंगाल है भारत का, पश्चिम बंगाल अभी भी है आधा उसका हिस्सा भारत में। पूर्वी बंगाल प्रांत उसको घोषित किया जाए, बांग्लादेश को एक विधेयक लाया जाए भारतीय संसद में, उसमें बांग्लादेश को उनसे पूछे बिना बांग्लादेश को आप पूर्वी बंगाल प्रांत घोषित कर दो। शेख हसीना से पूछने की जरूरत नहीं, वहां की आर्मी से पूछने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ घोषित कर दो। दूसरी बात, पाकिस्तान को सिंध प्रांत घोषित कर दो, पूरे पाकिस्तानी सूबे को एक स्टेट घोषित कर दो। वो है भी कोई उससे ज्यादा बड़ा कहो उत्तर प्रदेश हो, तो फायदा क्या है? 80 से ज्यादा सांसद यूपी देता है, इतने संसदीय क्षेत्र तो पाकिस्तान में नहीं। तो एक स्टेट तो उसे सिंध प्रांत घोषित करो।
सिंध नदी वहां बहती है, सिंध क्षेत्र है, तो पूरा पाकिस्तान सिंध क्षेत्र। उसके बाद श्रीलंका, अनादिकाल से श्रीलंका भारत का हिस्सा है। उसको श्रीलंका को प्रांत घोषित करो, वो लंका प्रांत है। दूसरी बात, लंका में श्री लगाने की जरूरत है। लंका में श्री क्यों लगाए हो? लंका प्रांत घोषित करो, श्री हटाओ उसका पहले। तो श्री किस तरह से है? श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। लंका किससे श्रेष्ठ है? स्थानीय तल पर भी वो निचले भाग में स्थित है, वो कोई शीर्ष हिमालय की तरफ तो है नहीं। तो श्रीनगर तो शोभा देता है, लेकिन श्रीलंका सिर दोनों तरफ होता है क्या? नहीं। तो वो लंका है और इधर श्रीनगर है, ये ठीक है। नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, इवन तिब्बत, इनको सबको पहले एक विधेयक बना के घोषित करो। और इतना ही नहीं, एक बड़ा विधेयक बनाओ और उसमें अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सब रसिया सब मिला के एक इनको सबको प्रांत घोषित कर दो। ऐसे सार्वभौमिक राष्ट्र बनाओ। भारत वसुधैव कुटुंबकम का देश है। भारत की संसद में वसुधैव कुटुंबकम लिखा है। निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये भारतीय संसद में लिखा हुआ है। तो ये तो विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का देश है। तो एक विधेयक लाओ, उनको सबको अपना प्रांत घोषित करो और उनको ये बताओ कि हमने इनको स्वतंत्रता दी हुई है। इनको स्वतंत्रता दी हुई है, ये प्रांत हैं सब हमारे, स्वतंत्रता दे रखी है कि अपनी सरकार बनाओ और चलाओ। और वहां की जनता को, जिस किसी को ये शिक्षा न दें, उसे रोजगार न दें, उसके चारों पुरुषार्थों में जरा भी कोई सरकार बाधा करे तो सरकार उसको, भारत सरकार उस सरकार को प्रस्ताव बना के भेजे कि ये जनहित का ख्याल रखो और सरकार चलाओ। और जनता वहां की अगर कोई कंप्लेंट करे तो भारत को कंप्लेंट करे और भारत उस पर एक्शन ले। क्योंकि भारत एक सार्वभौमिक राष्ट्र है, ये अनादिकाल से ये सार्वभौमिक है। ये कहता है अयम निजः अपरो वेत्ति, ये मेरा है और वो दूसरे का राष्ट्र है। ये तो बात ही नहीं मानता है। अयम निजः, ये मेरा निजी है, अपरो वेत्ति, वो दूसरे का है, पराया है। ऐसा कौन करता है? तो आगे श्लोक कहता है गणना लघु चेतसाम, ऐसी गिनती कौन करता है कि ये मेरा है वो तेरा है? गणना लघु चेतसाम, ये क्षुद्र चित्त, जो बड़ी छोटी बुद्धि के लोग हैं, तुच्छ बुद्धि के लोग, वो ऐसी गणना करते हैं। क्योंकि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये जो उदार हृदय के लोग हैं, इनके लिए तो सारी वसुधा ही एक कुटुंब है। ये ओरिजिनल बात। तो एक प्रस्ताव बनाओ, उसमें तात्कालिक रूप से तो इसके आजू बाजू को, जिसको अखंड भारत कहते हो, वो अफगानिस्तान को भी घोषित कर लो। गांधार प्रांत है। अफगान क्या होता है? अभी फैजाबाद को जब अयोध्या बना दिया, इलाहाबाद को जब प्रयागराज बना दिया, तो ये जब भारत अपनी मौलिकता प्राचीनता की तरफ जा रहा है, तो अफगान गांधार क्यों नहीं होगा? अभी भी वहां पर कंधार है। इसका मतलब ये है, गांधारी को माना जाता है महाभारत में, जिसका वर्णन गांधार प्रदेश की। तो शकुनी मामा लोग सब वहीं के हैं। तो तुम्हारा तो वो ममिहार है, ननिहाल, तो वो तो सब आप लोगों की नानी है।
तो अपना ननिहाल घोषित करो, उसको हमारा गांधार प्रदेश है, वहां दूसरा बात कहां से उठ रहा है? अफगान क्या होता है? अफगान में आफत की पुड़िया, तो उसे गांधार प्रांत घोषित करो, बंगाल को बांग्लादेश को पूर्वी बंगाल प्रांत घोषित करो, श्रीलंका को लंका प्रांत घोषित करो। एक प्रांत है छोटा सा, लंका तो 50 ग्राम नहीं है, भारत के मतलब एक शहर में उससे ज्यादा आबादी है। अब आप उसको राष्ट्र बनाए हुए, राष्ट्र का क्या मतलब है? राष्ट्र की कुश्ती भी नहीं लड़ सकता किसी के साथ। भारत की सेना से वो लड़ लेंगे, कितनी देर नहीं, ये तो भारत की कृपा दृष्टि पर ही है, उनको टिके हुए बाजू में। नेपाल भारत से लड़ लेगा भैया, 15 मिनट नहीं टिकेगा। न नेपाल की हिम्मत है, उनकी जनसंख्या से ज्यादा इनके पास सेना है। आप लड़ोगे कैसे? इनके पास बड़ी बड़ी मिसाइलें, बड़े बड़े चंद्रयान तक बना लिए हैं, वो सारा नेपाल बेच के भी आप चंद्रयान नहीं बेच सकते। किस बहादुरी पे राष्ट्र की घोषणा किए हुए? अब चलोगे कितनी देर तुम? ये तो कृपालु भारत है, इसलिए पाकिस्तान जिंदा है, इसलिए बांग्लादेश जिंदा है, इसलिए अगर कोई रूस और ऐसे कोई खतरनाक होते भारत वाले भी, तो ये सब कब कब विलीन हो चुके होते। म्यांमार, बर्मा है, तो जबरदस्ती इंडोनेशिया, वो सब इंडियन जगह है, सब अंदर करो उसको। आप इधर उधर का राष्ट्र क्यों बनाए हुए हो? इनको सबको प्रांत घोषित करो। और कुछ तो राष्ट्र ऐसे हैं जो जिला घोषित करने लायक हैं, अब कुछ तो ग्राम पंचायत स्तर के हैं, अब वो भी राष्ट्र बनाए हुए हैं, तो उनको ग्राम पंचायत घोषित करो, किसी जिले के अंडर में करो, जिलों को प्रांत के अंडर में करो। अब पूरे दुनिया का पुनर्गठन करो। एनडीए जिस दिन सत्ता में आएगी, ये सबको प्रांत घोषित किया जाएगा। जिस दिन दिल्ली में पहुंचेगी, तो पहला विधेयक तो आप जानते ही हैं कि ये महालोकतंत्र घोषित करने वाली है, कि सारी जनता को अधिकार होगा ये सब नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का। और उसके साथ ही इसको यूनिवर्सल नेशन घोषित किया जाएगा, और इनको सबको प्रांत घोषित कर दिया जाएगा, और इनको आजादी दी जाएगी, स्वतंत्रता दी जाएगी, अपना अपना सरकार का लोकतांत्रिक आधार पर गठन करो, और जनता जो कहे वही पारित खारिज जो कर दे उसी को लागू करो। और जो जनहित के विरुद्ध या जनमत के विरुद्ध काम करेगा, उसको जो है भारत सरकार उस पर एक्शन लेगी। हाँ, और एक्शन अपनी मर्जी से लेगी, जो मर्जी होगा उस समय देखा जाएगा क्या मर्जी। जनता से पूछ लिया जाएगा, वहां की भी जनता से, यहाँ की भी जनता से। क्यों? इसको तो महान लोकतंत्र प्रिय है। तो भारत एक्शन लेने से पहले वहां की जनता से भी पूछेगी कि कौन सा एक्शन लें। वहां बहुमत करके दो। 51% जनता ने कहा कि अगर पुतिन ठीक काम नहीं कर रहा है तो पुतिन को बाहर किया जाएगा वहां से। भारत सरकार पुतिन को बाहर करने का कार्यक्रम चलाएगी कि 51% जनता जब भारत के पास साथ है तो तुम वहां क्या कर रहे हो, हटो। इसका मुकाबला कौन करेगा? जिस दिन हम ये विधेयक बना के लागू करेंगे दिल्ली में, तो इससे बचोगे कैसे? और ये हम करेंगे ही। भारत के लोग भी इस बात से कब तक बचेंगे? जब तक जनता को पता नहीं है। और ये हमारा कार्यक्रम जनता तक जाएगा ही कभी न कभी, पता चलेगा ही। एनडीएस पार्टी के रूप में काम कर रही है। तो ये विधेयक तो पारित होना है वसुधैव कुटुंबकम का, यूनिवर्सल नेशन का। भारत एक सार्वभौमिक महालोकतांत्रिक राष्ट्र होगा, कंप्लीट यूनिवर्सल डेमोक्रेसी होगी, ग्लोबल होगी वो डेमोक्रेसी। तो ग्लोबल डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल डेमोक्रेसी, और जनता के द्वारा ही सारे नियम नीति निर्णय पारित खारिज होंगे, विधायी का भी, मंत्री का भी, न्यायिक का भी, सरकार के 3 अंग। मीडिया को लोकतांत्रिक किया जाएगा, सार्वजनिक बनाया जाएगा, वो भी सामाजिक संगठन के रूप में चलेगी,
और किसी भी मीडिया को कॉमर्शियल मीडिया के नाम से लाइसेंस नहीं मिलेगा। जितने भी कॉमर्शियल, उसमें किसी सेठ को लाइसेंस लेने का अधिकार नहीं। सेठ कहां से? ये कोई कंफर्ट बिस्कुट बेचने की बात है मीडिया? चॉकलेट का धंधा है? पान बेचने का जुगाड़ है? ना। ये सरकार का चौथा पिलर है। तो उसमें बनिया क्या कर रहा है? वाणिज्य सेठ जी क्यों घुसे हुए वहां? सेठ कोई सामाजिक आदमी होता है? ना, बिल्कुल पर्सनल धंधा है उसका सारा। वो कोई राजकीय काम कर ही नहीं सकता। वो धंधे वाला आदमी है, पैसा कमाने के लिए उसे काम करना है, प्रॉफिट मोटो है। और सामाजिक और राजनीतिक जो संस्थाएं होती हैं राजकीय, वे नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस होती हैं। वो सार्वजनिक हितों के लिए काम करती हैं। पान बेचना सार्वजनिक हित का धंधा नहीं, समोसा बेचना सार्वजनिक हित का धंधा नहीं होता। वो ग्राहकों के लिए। कोई पान खाएंगे सारे लोग खाएंगे, पता नहीं। लेकिन शिक्षा सबको चाहिए, रोजगार सबको चाहिए, ये वाणिज्यिक नहीं है। आवासीय सुविधा सबको चाहिए, चिकित्सा सबको चाहिए। इसको वाणिज्यिक क्षेत्र में नहीं दिया जा सकता। इसे सामाजिक और राजकीय क्षेत्र का विषय है। तो ये सामाजिक मुद्दा है जिसको आप लोगों ने राजनैतिक जैसा पूछा। तो दोनों ही प्रश्नों में ये थोड़ा सा अल्पता है। उसमें वास्तव में हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है कि वहां पर शेख हसीना के विरुद्ध आंदोलन चलाते चलाते वहां की जनता अचानक, जो कम संख्या में है हिंदू वहां, उनको कूट डाला। उनके सारे कमर्शियल संस्थाओं को लूट लिया, उनके घरों में आग लगा दिया, उनके सब इंस्टीट्यूशंस को जला दिया। अब ये अचानक शेख हसीना के विरुद्ध काम करते, सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाते चलाते ये हिंदू के विरुद्ध कैसे चलने लगा? हिंदू कोई सरकार है? नहीं। इसका मतलब ये समस्या राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक समस्या है। समाज को आपने आवारागर्दी में छोड़ रखा है। समाज के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है। समाज वास्तव में त्रिगुणमयी होता है। 3 प्रकार के आचरण वाले होते हैं, एक तामसिक, एक राजसिक और एक सात्विक। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो 3 प्रकार के गुणों पर आधारित समाज का संस्करण होता है। उनकी संस्कृतियां ऐसी होती हैं। हिंदू मुस्लिम पर आधारित नहीं होता। समाज का पुनर्गठन कैसे होगा? सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, 3 प्रकार के ये संस्कार होते हैं, तामस, राजस, सात्विक, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। तो ये 3 प्रकार के बाइफरकेट होते हैं। तामसिक जिंदगी जीने वाले सब एक तमोगुणी संस्कृति वाले हैं। रजोगुणात्मक जीवन जीने वाले ये मानव प्रवृत्ति के होते हैं। सतोगुणी जीवन जीने वाले दैवी प्रवृत्ति के होते हैं। तो इनको इस प्रकार से सांस्कृतिक संप्रदाय माने जाने चाहिए। तो हिंदू मुस्लिम संप्रदाय नहीं होता कुछ। अगर पूरे दुनिया के समाज का आप ये त्रिगुणमयी वितरण कर दो और जो व्यक्ति जिस गुण से प्रभावित हो जाए वो उस समाज का अपने आप सदस्य मान लिया जाए, तो हिंदू मुस्लिम राइट ही खत्म हो जाएगा। ये समस्या सामाजिक है। तामसिक आचरण करने वाले एक विशेष ग्रुप में माने जाएंगे, राजसिक आचरण करने वाले मध्य में रहेंगे और सात्विक आचरण करने वाले तीसरे नाम से जाने जाएंगे। ये 3 प्रकार का, इनको कहते हैं शैव, वैष्णव और ब्राह्मण। दानव, मानव और देव, ये 3 प्रकार के समाज होते हैं।
तो दानव समाज के सदस्य बनो, मानव समाज के सदस्य बनो, देव समाज के, अपना 3 भाग में अपना जो जीना जियो। तो ये संस्कृतियां होती हैं एक्चुअली, एक ये पूरी तरह से दानव दैत्य की संस्कृति, एक मानव की संस्कृति, एक देव संस्कृति। तो ये 3 संस्कृतियों में से कोई भी स्वेच्छा पूर्वक आप स्वतंत्र हैं अपनाने के लिए, और जैसे ही ये 3 भाग में विभाजित करोगे, सांप्रदायिक हमले नाम की चीज ही समाप्त हो जाएगी। और करके देख लीजिए, अगर कहीं कोई सांप्रदायिक दंगा फसाद कुछ हो जाए तो हमको बताइएगा। ये सांस्कृतिक संप्रदाय होते हैं। संस्कृतियां 3 प्रकार की होती हैं, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी, माने दैत्यों की, मनुष्यों की और देवताओं की। 3 संस्कृतियां ही होती हैं इसमें, हिंदू, मुस्लिम और सिख और ईसाई और इतने हजारों प्रकार के ये जो बने हैं, ये 3 भाग में सारे एडजस्ट हो जाते हैं, तो इनका संप्रदाय ही नहीं बचता। आप करके देख लीजिए, ये 3 ही संस्कृति होंगी, और जो वैष्णव वाले हैं उनमें जो भी नशा मांसाहार आदि पकड़ा जाएगा उसको वो निकाल देते हैं टीम से अपनी, कहते हैं तुम चलो मंदिर के बाहर चलो, भगा देते हैं। वो वैष्णव मंदिर में आप जाके ना नशा पी के घुस सकते हैं, ना वहां मांसाहार चढ़ा सकते हैं प्रसाद में, ना खा सकते हैं, ना खिला सकते हैं। भगवान को प्रसाद चढ़ाए बिना तुम खा नहीं सकते, भगवान को वो प्रसाद चढ़ नहीं सकता, तो तुम मछली मांसाहार करते, भाई हटो वहां से। वो निकाल देते हैं अपने संप्रदाय से। तो मनुष्य पैदा होता है जो इस तरह तामसिक आचरण करता है उसे बहिष्कृत कर देते हैं, उसे निषिद्ध कर देते हैं, तो वो वैष्णव संप्रदाय में रह नहीं जाता। तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जगह ब्राह्मण, वैष्णव और शैव मार्ग कहलाते हैं। शैव, ये 3 संस्कृतियां होती हैं। तो इन तीनों संस्कृतियों में से सभी लोग अपने आप एडजस्ट हो जाया करेंगे, उनका हिंदू मुस्लिमीकरण सब खत्म हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, समाज का हम लोग अब पुनर्गठन कर रहे हैं 3 भागों में, अभी धीरे धीरे एडजस्ट कर देंगे। 3 समाजों का हम गठन कर रहे हैं, जिसको मर्जी ज्वाइन कर लो, और उसी नाम से जाने जाओगे, उसी मंदिर में जाने की अनुमति मिलेगी। 3 मंदिर भी हम बना रहे हैं, ब्रह्मा जी का मंदिर, विष्णु जी का मंदिर और शंकर जी का मंदिर। तीनों की अलग अलग पूजा पद्धति होगी, तीनों का प्रसाद अलग होगा, तीनों की उपासना अलग होगी, तीनों के मंत्र अलग जपो अपना, तीनों की प्रार्थनाएं अलग होंगी। अब जुटे रहो अपना। पहले भी पूरी पृथ्वी 3 भाग में बटी हुई, 3 संस्कृतियों में। तो ये राजनैतिक समस्या नहीं है। ये जो हमले हुए बांग्लादेश में, वो आप सीधा पूछते तो ज्यादा साफ होती कि वहां के मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। इससे बात समझ में आती कि बात क्या पूछ रहे हो आप। वहां आप कह रहे हैं कि वो अपने ही लोगों पर हमला करो। ना, अपने पर क्यों करेंगे भाई? अपने पढ़ाई का चक्कर नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम का चक्कर है। सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज का आपने पुनर्गठन नहीं किया हुआ है। फिर से 3 भाग में बांटिए इसे, और बताइए कि ये तीनों के आचार होते हैं, ये लक्षण हैं। जो जो आचरण दिखेगा उसी में भर्ती माना जाएगा। अपने आप लाइसेंस खुद अपना बनाओ और बिगाड़ो। ये स्वैच्छिक है, तीनों संप्रदाय ज्वाइन खुद करो। तो गठन विघटन, अब हम इसकी घोषणा कर रहे हैं। अभी 3 भाग में समाज अपने आप को खुद ही बांट लेगा, हमें कुछ नहीं करना। हम तो सिर्फ एक खांचा फेंक देते हैं, उस खांचे में सब अपने आप सेट हो जाते हैं। और ये सांचा खांचा हम फेंक रहे हैं, समाज में फैला रहे हैं उसको। अपनी अपनी सदस्यता देखो, अब वो खुद लोग समझ जाएंगे कि ये शैव मार्गी है। भाई इसका खाना देखो, इसका पानी देखो, इसके कपड़े देखो, नहाता नहीं है, शैव मार्गी, स्नान नहीं, ये तो मुर्दे की राख लपेटे, ये देखो जानवर खा रहा है, ये कुत्ता चबा रहा है, खरगोश चबा रहा है, मुर्दा घसीट रहा है, मुर्दे की राख लपेट रहा है, 15 दिन से नहाया नहीं है, हा? गंदगी फैला रहा है। ये है भैया शैव मार्गी ओरिजिनल। हाँ? और फिर उसके बाद वैष्णव मार्गी जो नहाया धोया, अपना टीका टूका लगाए, अपना पूजा पाठ कर रहा है, ठीक ठाक कपड़े पहन रहा है, काला कपड़ा नहीं पहनता,
शंकर जी वाले सब काले कपड़े पहनते हैं। अभी देखो समाज में सब सारे काले कपड़े ज्यादा बिक रहे हैं, क्यों? काला पेन, काला सामान, काली चीजें, हर चीज काला 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 बेच रहे हैं सारे, क्यों? वो सैव मार्गी होते जा रहे हैं। जैसे ये लिस्ट बनेगी कि काला कपड़ा पहन के घूमने वाला सैव मार्गी होगा, मांसाहार करने वाला सैव मार्गी होगा, स्नान न करने वाला सैव मार्गी होगा, तो जितने मुसलमान सब नहाते धोते हैं नहीं, पूरी बदबू मारते हैं अधिकांश, वो सब सैव मार्गी हो जाएंगे। जो मुसलमान पढ़ा लिखा नहा धो के ठीक से खाना पीना खाता है, सही ढंग से रहता है, वो सब जो है वैष्णव हो जाएगा। और जो एकदम सात्विक है, कई अरेबियन है बड़े सात्विक होते जा रहे हैं, अब्दुल कलाम टाइप के, ये सब देव संस्कृति वाले हो जाएंगे। अब्दुल कलाम है, ये तो मानवता से भी ऊपर है मुसलमान, लेकिन कहते हैं मांसाहार भी नहीं करते थे। अब बताइए, मुसलमानों में भी कई देवतुल्य हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम राइट भी नहीं है, ये दरअसल आपने पुनर्गठन सही नहीं किया होगा समाज का। तो वो अपने से आवेदन नहीं करेंगी शेख हसीना कि भारत में मिला लिया जाए। ये समस्या ही कुछ दूसरी है। भारत राजनैतिक रूप से भारत को स्वयं ही उनको अपना प्रांत घोषित करना पड़ेगा। कोई कहता थोड़ी है कि हमको हम प्रांत बना लो, नहीं कहता। बाप से बच्चा ही थोड़ी कहता है कि हमको स्कूल भेज दो, वो तो जाने के लिए भी तैयार नहीं, वो रोता है। बाप को ही स्कूल जबरदस्ती पकड़ के ले जाके वहां बैठाना पड़ता है। वो तो ना समझ है, वो क्यों आवेदन करेंगे कि भारत में मिला लो। हम लोगों को देखना है कि उनकी रक्षा कैसे होगी, तो घोषित कर दिया ये हमारे प्रांत हैं, अब हम देख रेख करते रहें। किसी को घोषणा के बाद अगर किसी को समस्या शिक्षा नहीं दे रही वहां की सरकार, हमको बताओ, लेकिन इनकी औकात ही नहीं है ये काम करने की, क्योंकि ये खुद ही बेईमान है, अपने ही लोगों को शिक्षा नहीं दे रहे, अपने लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, तो किस मुंह से कहेंगे बांग्लादेश। इसीलिए ये घोषित नहीं कर रहे हैं उनको प्रांत अपना, वो आवेदन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी भी यही समस्या है, वो भी बेईमान है। तो जब इधर भी बेईमान उधर भी बेईमान, तो कौन किसको बना के दे अपना विधान न्याय का? न्याय का विधान तो तभी आएगा जब आप स्वयं बेईमानी छोड़ दें। तो आप समझ गए होंगे कि जितना लंबा लंबा आप लोगों ने प्रश्न पूछा हुआ था, उसमें बहुत फाल्ट हमको प्रश्न भी बताना पड़ता है, तब आप लोगों का प्रश्न ठीक होता है जी। वो समस्या ही सामाजिक है, और राजनैतिक तो बस इतना ही है उसका संबंध कि इसकी घोषणा करनी है एक विधेयक बना के। ये सब हमारे प्रांत है, और ये भारत राष्ट्र जो है सार्वभौमिक है। इसमें 3 संस्कृतियां काम करेंगी, तामसिक, राजसिक और सात्विक, माने दैत्य संस्कृति, मानव संस्कृति और देव संस्कृति। तीनों संस्कृतियां स्वतंत्र हैं, जिसको जो मर्जी अपना ले। सरकार उसके लिए न कोई दंडित करेगी किसी को, ना एक्शन लेगी। अपना चुनो, संप्रदाय तीनों बने रहेंगे, और जिसको जो भजन गाना है गाओ, तीनों के भजन अलग है। तो ये अपने आप पुनर्गठित हो जाएंगे। तो राजनीतिक केवल इतना करना है कि एक विधेयक पारित करके इनको सबको यूनिवर्सल नेशन बना के घोषित कर दो, ये सब प्रांत हो जाएंगे। तो ये 2 उपाय आपको सामाजिक और राजनीतिक दूर करने, पूरे आपकी समस्या का हल हो जाएगा। बात स्पष्ट हुई होगी डॉक्टर साहब जी? धन्यवाद गुरु जी। बहुत ही सरल भाषा में, स्पष्ट शब्दों में आपने बता दिया कि वसुधैव कुटुंबकम विश्व भारत की घोषणा की जाए और संपूर्ण जगत के सभी राष्ट्रों को स्वयंभू राष्ट्र घोषित किया जाए। साथ में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुणी लोगों के लिए वैसी निवास व्यवस्था करने से ये जो तमाम तकलीफें अन्यायपूर्वक वर्तन चल रहा है, उसका 100% समाधान होगा। आप सभी से नम्र निवेदन है कि ये इतनी महत्वपूर्ण बातें आप गहराई से सुने, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करें। रोज हर रविवार को रात को 8 बजे फेसबुक लाइव प्रोग्राम के लिए जरूर हाजिर रहे। धन्यवाद।